अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत क्या है। मैं हूं सोनिया सत्तीना। हुकूमत ने अभी सही तरह से कदम जमाए नहीं है कि पीटीआई सड़कों पर है। इमरान खान साहब एक के बाद एक जलसा कर रहे हैं और हुकूमत पर मुसलसल, इदारों पर मुसलसल प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं कि नए इलेक्शन की तरफ जाया जाए। एक तरफ ये मामला है और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ अपनी पूरी काबीना के साथ लंदन में मौजूद हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से वन मुलाकात भी हुई, काबीना अरकान की भी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई और खबरें ये हैं कि शायद कुछ अहम फैसले होंगे, कोई बड़े फैसले होंगे। बहरहाल क्या होगा ये तो जाहिर है आने वाले कुछ वक्त में पता चल जाएगा, लेकिन इत्तलात हैं कि शायद मामला फॉर इलेक्शन की तरफ चले जाएं, क्योंकि आज ख्वाजा आसिफ साहब ने भी बयान दिया और ये कहा कि अक्टूबर तक नए आर्मी चीफ की तैनाती से पहले हो सकता है कि इलेक्शन हो जाए। इसहाक डार साहब ने भी इसी तरह की बात की, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की गुज़श्ता रोज उनकी जानिब से कहा गया कि जब तक इंतखाबी इस्लाहात नहीं होंगी तब तक चाहे जितना भी वक्त लगे हम इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे। तो आने वाले वक्त में सूरत हाल क्या होगी, मौजूदा गवर्नमेंट को दरपेश चैलेंजेस के हवाले से भी आज प्रोग्राम में तफसील से बात करेंगे। और बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले हिस्से में मैं ज्वाइन किया है पीटीआई की सीनियर रहनुमा आसमा कदीर साहिबा ने। थैंक यू सो मच आसमा कदीर साहिबा आपके वक्त का। आसमा कदीर साहिबा, इस वक्त जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो काफी हम देख रहे हैं कि उसमें काफी हलचल है। एक तरफ इमरान खान साहब जलसों पर जलसे कर रहे हैं और बड़ी तादाद में अवाम को मोबिलाइज करने में कामयाब भी हो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि पहले दिन से ही जिस तरह से मुतालबा किया जा रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि हमारे खिलाफ एक बैरूनी साजिश की गई है और अब जो भी हुआ अब अर्ली इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। अब हम देख रहे हैं कि पीएमएलएन की जो पूरी सीनियर लीडरशिप है, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो लंदन में मौजूद हैं नवाज शरीफ साहब से सलाह मशवरे के लिए, और खबरें जो आ रही हैं वो ये है कि फॉर इलेक्शन की तरफ पीएमएलएन भी ये चाह रही है कि जाया जाए। तो अगर फॉर इलेक्शन की तरफ मामला जाते हैं तो फिर आपको क्या लगता है कि ये पीटीआई के लिए एक्सेप्टेबल होगा? जी शुक्रिया सोनिया, आपका बहुत शुक्रिया। आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मौजूद किया, आई एम वेरी ग्रेटफुल। सोनिया जी, बात यह है कि सबसे पहले जो सिनेरियो अब जो बन गया, जो कि मेरा ख्याल है जब हिस्ट्री में ये इसको लिखा जाएगा तो ये कोई अच्छे अल्फाजों में नहीं लिखा जाएगा। कोई अच्छी बात पाकिस्तान में नहीं हुई। हाँ। एक बात तो ये हुई कि पाकिस्तान में जो जिनको ये खबर भी नहीं होती थी, लेकिन इस तरह 75 ईयर्स में 4 ईयर्स में जो पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक सिस्टम लाने में और उसके बाद हुकूमतें कैसे जाती हैं, कौन बिठाता है, क्या होता है, अना की गेम, लाइक पैसों की गेम, हॉर्स ट्रेडिंग, और मतलब क्या तमाशा जो होता है। जिस तरह इमरान खान ने एक पिक्चर सामने पेश कर दी है, उसको कोई बनाते बनाते भी मेरा ख्याल है 75 ईयर्स लोगों को लग जाएंगे। इतनी क्लियर पिक्चर खोल के उसने रख दी और अल्लाह की मदद से उसने रखी। नंबर 1 सही। उस बाद अभी जब आपकी बच्चा कह रही थी कि ये सब जो है इम्पोर्टेड हुकूमत चोरों डाकुओं लुटेरों की, हाँ, और मनी लॉन्ड्रर्स, और इनके ऊपर जिस दिन इनके ऊपर वो होना था, एक्यूज तो हो चुके थे जब पर्दे जुर्म आयद होनी थी, इनको एक को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बना दिया गया और दूसरे को बेटे को उन्होंने सीएम पंजाब कर दिया। तो इनके ऊपर इतने बड़े बड़े इल्जामात और चोर डाकू इस कौम के उठा दिए, वो भी इलेक्टेड हुकूमत हटा के, विच इज अ वेरी वेरी सैड सीन इन पाकिस्तान। अब लोगों को होश आ गई, वो शक नहीं करेंगे। ये नहीं होगा इल्ताफ हुसैन की तरह जो रॉ की मदद से बाहर बैठकर अपने यहाँ पे कराची में दहशतगर्दी फैलवाता था। अभी ये तमाशा उधर से खत्म हुआ है तो ये नवाज शरीफ ने शुरू कर दिया है। सो वो जिस तरह इल्ताफ हुसैन अनरेस्ट करवाते थे, टेररिज्म के एक्ट करवाते थे, हुकूमतों को इधर से उधर बदलाना, जिस तरह की शुरू हो चुका है, ये अब नहीं होगा क्योंकि अब कौम को समझ आ गई है। सही, ठीक है, ठीक है। अच्छा आसमा कदीर साहबा, एक बात जिस पर बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है, गो कि साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हमेशा कहते रहे हुकूमत जाने के बाद भी कि हमने अपनी फौज पर तनकीद नहीं करनी, लेकिन माजी करीब में हमने देखा कि एक दो इस तरह के बयान दिए गए साबिक प्राइम मिनिस्टर की जानिब से जिस पर अपोजिशन ने बहुत ज्यादा वावेला किया। मिसाल के तौर पर एक बयान था जिस पर बहुत ज्यादा बात हुई कि इमरान खान साहब ने फौज के सिपह सालार को मीर जाफर से तशबीह दे दी
जिसकी बाद में ज़ाहिर क्लैरिफिकेशन भी कल के जलसे में उन्होंने की कि मैंने ये शहबाज शरीफ साहब को कहा। लेकिन अगर तारीख पढ़ी जाए तो ज़ाहिर है सब जानते हैं कि सिराजुद्दौला कौन थे और सिपा सालार उस वक्त के कौन थे। उस पर ऑपोजिशन बहुत ज्यादा बात कर रही है और कुछ रिटायर्ड जो फौजी अफसरान हैं उनकी जानिब से भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाता रहा है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को निकाला गया था तो उन्होंने आर्मी के खिलाफ या हमारे कौमी इदारों के खिलाफ जो एक बयानिया बनाया था, उस वक्त इमरान खान साहब की जानिब से मजम्मत की जाती थी और ये कहा जाता था कि फौज जो है या इदारे जो हैं वो हमेशा मुंतखब हुकूमत के साथ होते हैं। लेकिन अब इमरान खान साहब बार बार ये कह रहे हैं कि जो न्यूट्रल है वो जानवर होते हैं और हक और सच के साथ खड़े होना चाहिए फौज को। तो इस पर जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो ये कह रही है कि इमरान खान साहब अब बाकायदा तौर पर इदारों को दावत दे रहे हैं कि वो आए और मुदाखलत करें और हक और सच चूंकि मैं हूं और मेरे साथ खड़े हो जाऊं। हालांकि अपनी हुकूमत में वो कहते थे कि जो भी हुकूमत होती है उसके साथ इदारे खड़े होते हैं। तो इस पर बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है हुकूमत की जानिब से आप पर। अच्छा सोनिया बच्चे, बात ये कि जो हुकूमत पहले करती रही, अगर आप उनकी वीडियोस निकालें, जी बिल्कुल अब्यूज करते रहे, बिल्कुल इनको अब्यूज करके यहाँ तक आके फिर उसके बाद इनको फैसिलिटेट किया गया। बात कहने की ये है बच्चे कि पाकिस्तान जिस तरह पाकिस्तान अभी डेमोक्रेटिकली चल रहा था उसको छेड़ा जाना नहीं चाहिए था। बात ये है कि आर्मी हमारे लिए बहुत मोहतरम है। हमारे बच्चे, मेरा अपना बेटा फौज में, मेरे अपने बच्चे फौज में, बेटे बड़ी बहनों के, मैंने बच्चों के शहीदों के जिस्म हमने उठाए हैं बेटा, एक नहीं बहुत कितने सालों से हम रोते आ रहे हैं। हमारे बच्चे हर रोज बॉर्डर पे शहीद होते हैं। तो बेटा उनके ऊपर ये इल्जाम लगाना कि इस तरह की बात, ऐसा नहीं है। लेकिन जो हेल्प ऑफ अफेयर्स में काम कर रहे होते हैं, जो मेन होते हैं, उनको चाहिए कि वो बहुत ख्याल रखें और ऐसा मौका मत दें कि वो एकदम से कोई चीज उनके ऊपर आ जाए। और वो भी, उनको भी होश से काम लेने चाहिए, ना कि अब जिस तरह की भी चीजों से इसमें सबकी लग रहा है अना का मसला था, कुछ इस तरह नहीं लगा, किसी को पाकिस्तान की नहीं थी। तो फॉर द कॉज ऑफ पाकिस्तान सॉवरेनिटी सबको अपने अपने हौसले अपने साथ रख के, और जो पाकिस्तान फर्स्ट जो होता है और पाकिस्तान के लिए जो बेहतर है वो करना चाहिए। सही। अच्छा आसमा साहिबा, हमने देखा कि जब पीएमएलएन या दीगर ऑपोजिशन, आज की हुकूमत ऑपोजिशन में थी, तो खासकर पीएमएलएन की जानिब से फौज पर, जिस तरह से आपने भी बात की कि इदारों पर बड़ी तनकीद की जाती थी, सिटिंग जो हमारे चीफ हैं उनका नाम ले लेकर तनकीद होती थी, फिर मरियम नवाज साहिबा को वो बयान के मुज़ाहमत होगी तो ही मुफाहमत होगी। तो फिर हमने देखा कि सूरत हाल बदली और एकदम से जिस तरह से आपकी हुकूमत गई। तो आपको लगता है कि आपका जिस तरीके से बैक टू बैक बयानात आ रहे हैं, खुलकर तो नहीं लेकिन इमरान खान साहब भी बयान दे रहे हैं, फवाद चौधरी साहब भी बयान दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आप लोग क्रिटिसाइज करते हैं, खुलकर तो नहीं बट पता चलता है कि इमरान खान साहब ये कहते हैं कि हमारे खिलाफ जो साजिश हुई है उस पर जो न्यूट्रल हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं इसका साथ दिया, अगर वो चाहते तो इस सारी साजिश को रोक सकते थे। तो आपको भी यही लगता है कि कहीं ना कहीं इदारों पर इस तरह से प्रेशर डाला जाएगा जिसके बाद जाकर सिनेरियो मुख्तलिफ होगा? सोनिया बच्ची, बात यह कि वर्ल्ड में ऐसा जो एस्टेब्लिशमेंट या जो आर्मी होती है वो हर गवर्नमेंट के पीछे होती है। मिसाल के तौर पे अमेरिका को ले तो पेंटागन, जितने भी बाइडेन अभी जो लेटर आया था और वो जो जिसपे जिसको कॉन्स्पिरेसी मुदाखलत थी और इम्प्लीमेंटेशन हुई थी, ये बहुत नाजायज था और गलत हुआ था और इसके ऊपर कोर्ट्स ने भी लिया। ठीक है, मैं जी उसको कोर्ट्स को उस में आधी रात को डन रॉन्ग। और देखिए कोई भी खुदा, कोई भी किसी के साथ ऐसे जहाँ बैठे हुए हैं वहां पे 5 लोग और देना पड़ता है और जस्टिस जो जहाँ होगा बेटे chaos नहीं होता। ये एक साइंस का भी फॉर्मूला है, व्हेन रॉन्ग इज डन रॉन्ग हैपेंस। बिल्कुल सही। अच्छा कौमी
असेंबली के जो मुनहरिफ अरकान थे उस हवाले से बड़ी एक्सपेक्टेशन थी कि शायद कोई फैसला आए, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से तो सीधा सीधा कह दिए कि कुछ साबित नहीं हुआ, सो इनकी नाअहली नहीं हो सकती। तो इस फैसले को जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि हम चैलेंज करेंगे, साथ में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनके खिलाफ रेफरेंस लेकर जाने का भी ऐलान किया गया है। तो ये तो अब यहाँ पे तो हुकूमत की जीत होगी और वो तमाम तर मुनहरिफ अरकान हमने देखा कि सिंध हाउस में जिस अंदाज में वहां पर वो बैठे रहे, खुल्लम खुल्ला आकर तनकीद करते रहे, पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बोलते रहे। तो कैसे देखती हैं आप इस फैसले को और फिर क्या स्ट्रैटेजी होगी? आपको लगता है कि फिर आगे जो फोरम्स हैं उन पर ऑलरेडी अदालत में केस चल रहा है, आपको इंसाफ की उम्मीद है? आप बच्चा बोल रही थी, मुझे कंप्लीट करनी थी बात। जी प्लीज। ये थी कि आज जरदारी साहब ने कहा कि फैज को खुद लगा दिया गया। जी तो मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू सबको बताना चाहती हूँ कि हमारी फौज जो है वो हमारी बड़ी इज्जत है। अगर जो ये बात करेगा ना कि हमारे किसी फौजी जर्नैल को इसका बेइज्जत करेगा, खुदे लगा, तो पाकिस्तानी कौम इतनी समझदार है कि खुद ही सबको खुदे लगा दी। बिल्कुल। बात करते वक्त अपने मुंह को संभाले और अपनी जुबान को इतना कंट्रोल में हिसाब करे कि लोगों का, पाकिस्तानी लोगों का दिल मत दुखाए, नंबर 1। दूसरी बात है कि ये जो इलेक्शन कमीशन है, ये देखिए बेवकूफ कोई नहीं है। जिसको बेवकूफ या स्टूपिड समझना, दैट इज अ स्टूपिड थिंग्स, ऑल आर स्टूपिड। फूल्स थिंक सब बेवकूफ है उसकी तरह। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूटी थी कि उसने विदिन 30 डेज में इलेक्शन करवाने, और उसने कहा मैं नहीं करा सकता, उसको चाहिए वो रिजाइन उस वक्त कर देता जब उसने कहा मैं नहीं करवा सकता 7 मंथ। इट मींस कि द पार्टी हुआ है, he was the party to the अभी सिटिंग गवर्नमेंट के ऊपर। सो ये बिल्कुल वेरी क्लियर है कि इधर से उधर, यहाँ से यहाँ, दे आर प्लेइंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर प्लेइंग विद द लॉज, दे आर प्लेइंग विद पाकिस्तान सॉवरेनिटी, दे आर प्लेइंग विद द पाकिस्तान व्हाट यू कैन से image, the respectful image they have tarnished before the world. So they don't deserve to continue with this. He should resign at the moment that he hears people ये कहता है कि मैं नहीं करा सकता। और उसके बाद फिर वो जो दूसरों को साथ बाइस है तो साफ नजर आता है। किसी को तो बेटा ये साइंटिफिक भी कोई लेगा तो दे विल से ओपनली कि यार आप बाइस हो और आप वन साइडेड बात करते जा रहे हो और अल्लाह की बात हो रही। अब मैंने आपको पहले बताया था ईगो है, इसने ईगो का मसला बनाया और नाउ द सारे इदारों में जो इस वक्त बिल्कुल बिखर गया हुआ है। एवरी सिस्टम इज नाउ ऑन द रोड्स, यू नो, स्कैटर्ड हियर एंड देयर। तो ये बिखरा है और इसको एक ही तरीके से संभाला जा सकता है, फ्रेश इलेक्शन उसके बाद, और उसके बाद इन सबको ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपने फ्रेश जी ये जो इलेक्शन कमीशन किया तो उसको तो अबॉलिश कर देना चाहिए। द पर्सन हु सेज, जिसको ये पर्क्स मिल रहे हैं, जो पैसे खा रहे हैं, जो एंजॉय कर रहे हैं जॉब को, वो वहां खड़े होकर कहता है कि मैं क्या कहते हैं नहीं करवा सकता 30 डेज कॉन्स्टिट्यूशन के, ये रिजेक्टेड, लेकिन उसको लग सकता है। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स, यू नो, अकॉर्डिंग टू, लेकिन वो कुछ इलेक्शन कमीशन की जानिब से कुछ जस्टिफिकेशन भी दी जा रही है ना कि हल्का बंदियों का मसला है, सेंसिस का, वो कुछ जस्टिफिकेशन उन्होंने अदालत में भी दी है। अच्छा, मेरा सवाल मैम आपसे ये है कि नहीं कर सकता पहले काम, इनकॉम्पिटेंट, जो भी कह रहा करता है, where was he in 3 years and 4 years, क्यों नहीं किया इनका काम? लेकिन फिर मुस्लिम लीग नून तो ये कहती है ना कि आपका लगाया हुआ है, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और आपकी जानिब से तो बड़ी तारीफें की गई थी। इमरान खान साहब ने कहा था बड़े कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं। फिर जब मुस्लिम लीग नून के खिलाफ ये बात कर रहे थे या फैसला आना था तो उस वक्त हमने देखा कि उस वक्त की जो अपोजिशन थी, यानी मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की सारी जमातों ने इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज किया था, प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की थी, तनकीद का निशाना बनाया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। उस वक्त के जो वफाकी बुजरा थे, आपकी जमात कह रही थी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर या आप इदारों पर हमले करते हैं, जब आपके मर्जी के फैसले आते हैं तो फिर सब ठीक है, अदालतें भी ठीक हैं, इदारे भी ठीक हैं, जब मर्जी के फैसले नहीं आते तो फिर आप चढ़ दौड़ते हैं। उस वक्त आप तनकीद करते थे, लेकिन आपको नहीं लगता कि आज आप भी वही कर रहे हैं? सोनिया जी, अच्छा थैंक यू। सोनिया जी, जब वो कर रहे थे तो जब भी वो सही फैसला, जो भी जहां भी जो सही करते थे, हमने हमेशा साथ दिया है। मिसाल के तौर पे डस्का का हुआ था, हमने बिल्कुल उनको क्या कहा था, हमने कहा था हम आपके सरखम, जहाँ पे उन्होंने सही फैसले किए वहां पे थे। लेकिन चीजें जो है ना बाद में जो क्लियर और हुई है, इसको कहते हैं ना थोड़ा सा इंसान को जो बैलेंस में आता है तो बैलेंस जरूर करें तो कोई आप पे
सामने बहरान है, आप अर्ली इलेक्शन की बात कर रहे हैं। हमारे लिए वो गलत सोचे। अगर आप ठीक है, जस्टिफाइड तरीके से काम करें ना, जो भी हो, तो कोई आपके ऊपर नहीं उठाएगा। ठीक है, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया है। लेकिन मैम मेरा सवाल सुन लें। मेरा सवाल ये है कि अभी आप लोग अर्ली इलेक्शन की बात कर रहे हैं, आप लोग कहते हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन होनी चाहिए, बल्कि 20 मई से पहले आप कह रहे हैं कि इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जानी चाहिए, क्योंकि 25 लाख लोग आप कह रहे हैं कि इस्लामाबाद आने चाहिए। दूसरी तरफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आपको तहफुजात हैं, इलेक्शन कमिश्नर पर तहफुजात हैं, फिर मामला इलेक्शन की तरफ जाता है तो फिर यही चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, यही इलेक्शन कमीशन होगा, इनके कराए गए इंतखाबात को पर तो फिर आपको तहफुजात होंगे। और बिलफर्ज अगर इस मोड़ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जाता है तो फिर उनकी तैनाती भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। जाहिर है अपोजिशन और हुकूमत की रजामंदी से कोई नाम आना है। पहले भी हमने देखा तैनाती 2 मेंबरान की ऑलरेडी उस पर आपकी कोई बात नहीं बन रही, तो ये तो तैनाती एक फिर से दर्द सर बन जाएगा, तो फिर इलेक्शन का मामला मजीद नहीं लटक जाएगा। इसलिए बच्चे हम लोग ने शुरू, ये जो अभी की प्रॉब्लम नहीं है, ये पाकिस्तान में बड़े अरसे से, जब से ये पार्टियां आई हैं, ये प्रॉब्लम चली है, ठीक है ना। तो अभी इसको हम कहते हैं इलेक्शन रिफॉर्म, जिसके ऊपर हम ये आ रहे थे, बड़ी मुश्किल से ईवीएम, ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पे हम आए थे। अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और उसके बाद अगर हम इसको ऑनलाइन इंटरनेट, भाई जैसे हमारी कौम आज तो पता चल गया, हमारी कौम बड़ी एजुकेटेड है, ये तो मोबाइल पे बैठ के भी वोट दे सकती है, समझ आया। हम तो उस सिस्टम पे ला रहे थे, और जब ये सिस्टम आ जाएगा ना कम्प्लीटली, सारी कौम अडॉप्ट कर लेगी, तो हमें फिर इलेक्शन कमीशन में इस तरह के लोग हमें क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, हमें धमकियां नहीं देंगे या हमें अपनी बॉसिंग नहीं करेंगे। जिसको भी पावर पाकिस्तान में मिलती है वो समझता है कि वो खुदा सही। अब इलेक्शन रिफॉर्म्स पे आते हैं, अब इलेक्शन रिफॉर्म्स पे आते हैं। जी जी, उनकी ड्यूटी है। हाँ, अगर तो जब उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं करवा सकता, मैं रेडी नहीं हूँ, तो बच्चे एक तरफ तो होना चाहिए ना कि भाई आप रेडी नहीं है। मैं एज एडमिनिस्ट्रेटर, मैं कहीं भी एग्जेक्टिव लगी होंगी, तो मैं जो आदमी जिसको काम दे रही हूँ वो उस ड्यूटी पे उसको दिया गया, उसके पैसे लेता है, उसकी आराम उसको मिलता है, उससे वो कहे मैं अभी रेडी नहीं हूँ, थोड़े और कर, तो डू यू डोंट यू थिंक किसी बेटर आदमी लेकर या वो चला जाए, जॉब छोड़ दे, रिजाइन दे, किसी सही, ठीक है, तो कर सकेगा। तो सो पॉइंट इज कि सारे इनकी वजह से, इन पार्टियों की वजह से सारे एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस, एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशंस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, टाइम कम है, आगे चलते हैं। आज आसिफ अली जरदारी साहब ने भी बात की और कहा कि अर्ली इलेक्शन की जानिब या फौरी इंतखाबात की जानिब उसी सूरत जाएगा जब तक इंतखाबी इस्लाहात ना हो जाएं, तब तक हम नहीं जा सकते, चाहे इसमें 3 महीने लग जाएं, 4 महीने लग जाएं, जितना भी टाइम लग जाए, हमने नैब में इस्लाहात करनी है। तो इंतखाबी इस्लाहात में आपको पता है ईवीएम का उन्होंने खत्म करना है, ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक का बिल ऑलरेडी उन्होंने पेश कर दी है। तो इंतखाबी इस्लाहात के लिए अगर आपको दावत देती है हुकूमत, तो आप बैठेंगे मिलकर, अगर नहीं बैठेंगे तो भी उन्होंने कर लेनी और बड़ी आसानी से कर लेती हैं, क्योंकि ऐवान से तो ऑलरेडी आप बाहर हैं। लेकिन होता है बच्चा जी, बात यह है कि चोर डाकुओं के साथ बैठना उनको लेजिटिमेट करने वाली बात, नंबर 1। दूसरी बात है, चोर डाकू जो है पाकिस्तानियों के बाहर से हक छीनेंगे, वो उनको खुद ही सबक सिखा देंगे। अभी तो कहीं जा नहीं सकते ना, आपने मदीना में देखा था क्या हुआ है। अभी ये रिलीजन कार्ड यूज कर रहे हैं अपनी सेफ्टी के लिए, इनका उससे भी बुरा असर होगा। इसको तो कंडेम किया है ना टॉप लीडरशिप ने, सर मस्जिद नबी में जो हुआ है उसको तो कंडेम किया है ना, उसको कंडेम किया आपकी टॉप लीडरशिप ने भी। जरदारी साहब डिलूजनल हो चुके हुए हैं, ठीक है, उनको साइकियाट्रिक हेल्प की बड़ी सख्त सबको जरूरत है, ये नहीं हो सकता। उनके अब्बा की जायदाद नहीं है पाकिस्तान, किसी के बाप की जायदाद पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तानी से उनका राइट है। देखते हैं कैसे करेंगे, चलें क्या कहते हैं, हम उनको गले से कोई भी नहीं छोड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। होगा जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बाहर हो रहा है, डोंट वरी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थी, आसमा कदीर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, यहाँ पर मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद इस हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद
मजीद और इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ज्ञानचंद साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया ज्ञानचंद साहब आपके वक्त का। ज्ञानचंद साहब, इस वक्त सूरत हाल ये है कि वजीर आजम अपनी काबीना के हमरा, बल्कि पूरी की पूरी काबीना के हमरा लंदन पहुंच चुके हैं। नवाज शरीफ साहब से सलाह मशवरे हो रहे हैं और अपडेट्स ये आ रही हैं कि शायद मामलात फौरी इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि आज मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जो ख्वाजा आसिफ साहब ने भी बयान दिया और उसमें उनकी जानिब से कहा गया कि हो सकता है कि नए आर्मी चीफ की तैनाती से पहले अक्टूबर में इलेक्शन किए जाए। और इसे यही बात इसहाक डार साहब भी 1-2 दिन पहले कर चुके हैं कि अक्टूबर तक इलेक्शन हो जाने चाहिए। आज आसिफ अली जरदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनकी जानिब से ये कहा गया कि हमारा नून लीग से ये तय हुआ था कि जब तक इलेक्शन रिफॉर्म्स नहीं हो जाती, इंतखाबी इस्लाहात नहीं हो जाती, तब तक चाहे जितना भी इसमें टाइम लगे हम इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे। तो क्या इस सारी सूरत हाल को लेकर कोई इख्तलाफात हैं पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के दरमियान, या आप लोग भी यही चाहते हैं कि अक्टूबर तक इंतखाबात हो जाने चाहिए? लेकिन मेरा तो ख्याल है कि ये बयान देकर वो इमरान खान को भगाना चाह रहे थे। ये इलेक्शन जो उन्होंने मुल्क की हालत की, इलेक्शन किससे तो वो भागना चाहता है, वो कोई मुल्क में एक अनाकी की सूरत पैदा करना चाह रहा था, इसलिए कोई बयान आ गए मुझे। बाकी आसिफ अली जरदारी साहब की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन ली है और उन्होंने मियां नवाज शरीफ से बात करने के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो जो हमारी इत्तेहादी हुकूमत है उस हुकूमत का मौक़िफ़ आपके सामने आ गया है। और फिर इलेक्शन में इतनी जल्दी भी क्या है, जरदारी साहब ने ये भी कह दिया है कि वो पहले आया तो मुल्क को तबाह करके जब आगे आएगा तो क्या हाल होगा, इसलिए कोई जल्दी कोई आना है, बाद में भी हमको ही आना है, इसलिए क्या जल्दी है इलेक्शन करने में। हम ठीक करने की मुल्क को कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है कि ज्ञानचंद साहब, इस वक्त सूरत हाल मौशी हवाले से आप देखें, महंगाई बढ़ रही है, मौशी फ्रंट पर सूरत हाल खासी तशवीशनाक भी है। आप देखें डॉलर पहुंच से बाहर है, आज ओपन मार्केट के अंदर डॉलर 192 पर पहुंच गया था। फिर महंगाई देख लें, फिर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जिस तेजी के साथ गिर रहे हैं, फिर पेमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट का बड़ा सीरियस इशू है। तो इसके साथ साथ आप नहीं समझते कि अगर इलेक्शन जल्दी नहीं होंगे तो ये जो तमाम तर सूरत हाल है ये आपके खाते में ही जाएगा? अभी अगर आप फौरी इलेक्शन की तरफ जाएंगे तो आप पब्लिक के अंदर एक नैरेटिव बिल्ड करने की पोजीशन में होंगे कि चूंकि ये पिछली गवर्नमेंट का करता धरता है तो हम अपने पर क्यों लें। लेकिन अगर आप लेट कर देंगे तो जाहिर है IMF की शराइत हैं, आपको गैर मकबूल फैसले करने होंगे, तो आपको नहीं लगता तो फिर अवामी हिमायत नहीं मिलेगी आपको, या मुश्किल होगा आपके लिए उस वक्त इलेक्शन में जाना 1.5 साल के बाद? देखिए, हमने जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की लीडरशिप में लॉन्ग किया था, उसके बाद जो है जो नो कॉन्फिडेंस मूव हुआ वो इसलिए नहीं किया था कि सिर्फ इमरान खान को निकालना है, वो इसलिए था कि ये जो नालायक हुक्मरान है इसको निकाल कर हम मुल्क को सही करेंगे, इसकी मुआशरत की जो तबाही है उसको ठीक करेंगे। ये जो सही कैसे करेंगे ज्ञानचंद साहब? 1 महीना हुआ आपकी पूरी की पूरी ये जो तहरीक अदम एतमाद थी, ये तो पूरा नैरेटिव आपने बनाया था कि महंगाई है, ये हुकूमत नाअहल है, आप लोगों ने महंगाई मार्च भी किया था। लेकिन अभी तो 1 महीना हुआ है, 20 रुपए चावल महंगे, चने महंगे, दाल मसूर सब्जी गोश्त हर चीज महंगी हो गई। अब पेट्रोल को जो आप सब्सिडी दे रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 29 रुपए पेट्रोल पर, हाई स्पीड डीजल पर 73 रुपए आप सब्सिडी दे रहे हैं। तो ये कितने हद तक ये मैशत इसका बोझ बर्दाश्त कर सकेगी? अल्टीमेटली जून में आपने बजट पेश करना है, मुश्किल फैसले आपने करने हैं, तो अवामी रिलीफ आप कैसे देंगे? जब तक अवाम मुतमईन नहीं होगी, आप जितनी मर्जी दावे कर लेंगे हम मुल्क को सही ट्रैक पर लेकर जा रहे हैं, कोई यकीन करेगा? यही बात पिछली गवर्नमेंट में भी होती थी। महंगाई वो कहते थे कि इंटरनेशनल मार्केट्स में चूंकि बड़ी है, पेट्रोल चूंकि इंटरनेशनल मार्केट्स में महंगा है इसलिए महंगाई है, आप लोग मानने को तैयार नहीं थे। उस वक्त आप महंगाई मार्च कर रहे थे, आज इसी तरह की सूरत हाल का सामना आपको है। देखिए, 4 साल का जो डैमेज है, 4 साल की जो तबाही है वो 1 महीने में तो दुरुस्त नहीं हो सकती है ना। अभी तो ये पूरे मुल्क की मौशी तबाही जो हुई है उस पर तो ब्रीफिंग्स आ रही हैं, डिसीजंस तो आगे चल जाकर रहने हैं। अब देखेंगे बजट में लोगों को रिलीफ मिलेगा, आप देखेंगे कि बजट में मुल्क की मौशत को उठाने के लिए फैसले किए जाएंगे। तो
ये उनके जो असरात हैं वो भी आने में तो कम से कम 4-6 महीने 1 साल तो लगेगा। अगली बजट तक आप देखेंगे कि डॉलर भी नीचे आएगा, आप देखेंगे कि महंगाई भी कम होगी और मुल्क जो है राइट ट्रैक पे जा चुका होगा। आज आसिफ जरदारी साहब कह चुके हैं कि महंगाई जो है चूंकि इंटरनेशनल मार्केट के साथ कनेक्ट है तो इस महंगाई को तो फौरी तौर पर कम होती नजर नहीं आ रही। IMF की कड़ी शराइत है जो मुज़ाकरात होने हैं उसमें तो पहले उन्होंने कह दिया कि 15 मई से पहले आपने पेट्रोल प्राइसेस बढ़ानी है। एक तरफ IMF की शराइतें, एक तरफ आलमी मंडी से तमाम तरह की महंगाई लिंक्ड है। तो अगले साल 1.5 साल तक भी आपको नहीं लगता कि आवाम को रिलीफ देना आपके लिए इतना आसान होगा चंद साहब? नहीं, इससे तो कोई इनकार नहीं है कि हमने वो चैलेंज उठाया और मुल्क के को बचाने के लिए चैलेंज उठाया है ना। तो जो डॉलर से चीजें कनेक्टेड हैं हाँ। तो अपनी जगह पे, लेकिन हमारी एग्रीकल्चर को हम ठीक कर सकते हैं। 1.5 साल में कर लेंगे चंद साहब, ये तो लॉन्ग टर्म एक प्रोसेस है ना। अगर आप राइट डायरेक्शन में काम करेंगे तो हमने लास्ट टाइम पे क्या गंदम हम इम्पोर्ट कर रहे थे, हमने एग्रीकल्चर में कुछ पॉलिसीज बनाई तो हम न सिर्फ गंदम हमने वॉफर मिकदार में पैदा की बल्कि हमने एक्सपोर्ट भी की। इस तरह से चीनी की भी यही सूरत हाल है। और फिर कोल प्रोजेक्ट पे आप चले आए ना, सबसे ज्यादा रेड सॉइल का जो है महंगा लेना पड़ता है। हमने कोल प्रोजेक्ट जो सरकार में डेवलप कर चुके हैं, 640 मेगावाट पहले प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस साल के जून जुलाई तक शायद 1200 मेगावाट की और बिजली आ जाएगी तो वो भी हमारा जो लेकिन वो बचेगा। ठीक है, इस तरह से काम होगा। हाँ, लेकिन ये 1.5 साल में तो मुश्किल लगता है ना। 1.5 साल बाद आपने ना इलेक्शन में जाना है ना, तो फिर आप आवाम को ये नहीं बता सकते कि ये मसाइल है, इसकी वजह से हमने महंगाई कम नहीं की, ये इमरान खान साहब ने मईशत का बेड़ा गर्क की है इसलिए हम सारी चीजों को ट्रैक पर। और आप जो चीजें बता रही हैं ये तो लॉन्ग टर्म है। आपको लगता है कि 1.5 साल के अंदर ये गोल आप अचीव कर लेंगे? IMF क्या शराइत नरम कर देगा अपनी? अगर आप एग्रीकल्चर को भी बेहतर करते हैं तो वो भी फौरी तौर पर नहीं हो सकता 1.5 साल के अंदर, ये बहुत कम टाइम है आपके पास। और अगर पेट्रोल प्राइसेस बढ़ती हैं, अगर एग्रीकल्चर को आप ठीक भी कर लेते हैं बिलफर्ज, जो मैनेजमेंट सिस्टम है, इंतजामी गफलत है, इसको भी बेहतर कर लेते हैं, तो आपको पता है कि जब पेट्रोल प्राइसेस बढ़ती हैं तो फिर तो जरूरियात जिंदगी की हर चीज महंगी हो जाती है। तो ये अनपॉपुलर फैसले आप करेंगे तो अवामी हिमायत किसी हद तक कम हो जाएगी। और इमरान खान साहब जो जलसे पे जलसा कर रहे हैं, चाहे आप इसको प्रोपेगेंडा कहें, चाहे आप आज जरदारी साहब कह रहे थे कि ये एक सियासी मालिश लेने के लिए सियासी ड्रामा किया जा रहा है, लेकिन चंद साहब बड़े जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं, ये वर्स्ट क्रिटिक्स हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि जलसे बड़े बड़े कर रहे हैं। और आज खुर्शीद शाह साहब, बल्कि मैं सुन रही थी एक चैनल पे, वो ये कह रहे थे कि बाय कर रहा है उनका नैरेटिव, लेकिन कब तक करेगा। लेकिन वो तस्लीम कर रहे थे कि लोग उनके नैरेटिव को मान रहे हैं। देखिए, बड़े बड़े जलसे तो हमारे छोटी छोटी पार्टियां भी कर लेती हैं। क्या जमात इस्लामी जलसे करते हैं? इसके मुकाबले के जलसे नहीं है। तो कुछ लोगों को इधर उधर से इकट्ठा करके फिर उन्होंने जो ये बड़ा मॉल बटोरा है गवर्नमेंट का, वो भी चल रहा है ना। तो ये बड़े जलसे करना क्राइटेरिया नहीं है। वो कह रहे हैं साबित करें ना हम पे करप्शन का कोई इल्जाम। 3.5 सालों में क्या साबित, क्या देखा है आपने? फराह खान की क्या लगती थी, और फिर वो जो बिलियन ट्रीज का उनका क्या लगता कहाँ गए। और अभी तक तो इनकी बातें चलती है। चीनी का स्कैंडल, दवाइयों का स्कैंडल, इनके जो अमेरिकन साजिश बता रहे हैं, तो इनके जो आधे से ज्यादा एडवाइजर्स जो फॉरेन नेशनल थे वो कहाँ चले गए? वो कह रहे चंद साहब अमेरिका के खिलाफ नहीं है। इमरान खान साहब मुतादिद स्पीचेस में, मुतादिद तकरीरों में ये कह चुके हैं कि मैं अमेरिका के खिलाफ नहीं हूं, ना उनके साथ ताल्लुकात के हवाले से वो बात करते हैं कि खराब होने चाहिए हमारे वेस्ट के ताल्लुकात। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो शहबाज शरीफ साहब ने बयान दिया था ना कि बैगर्स कांट बी चूजर्स, तो वो ये कह रहे हैं कि हम भिखारी नहीं है और हम एक खुददार कौम है, हम गुलाम नहीं है। ये उनका पूरा के पूरा एक बयानी है कि तो इमरान खान अगर भिखारी नहीं है तो सऊदी अरब की तरफ जो कशकोल उठा कर गया था वो क्या था? IM के तरफ जाने से पहले सुसाइड करने के बजाय वो उनके पीछे पीछे फिर रहा था। वो क्या था? मुल्क को 70 साल में जो कर्जा नहीं लिया वो ये 4 साल में लेके चला गया है, वो क्या है? तो एक झूठे आदमी को रेफर करना ही बुरी बात है। इमरान खान को भूल जाओ, वो मुल्क के खिलाफ साजिशें कर रहा है, वो मुल्क की इदारों के खिलाफ साजिशें कर रहा है, उसने इस मुल्क को
तबाही के नहज पे पहुंचा दिया है, तो इमरान खान जैसे लोग के लिए इस मुल्क में जगह अभी नहीं बची है। आप देखें कि अभी तो शुरुआत हुई है ना, पहले से इनकी खुद पार्टी टूट चुकी है, और आगे आगे देखें तो कितने लोग इनसे भागेंगे, जैसे उनको कोई एग्जिस्ट मिलता है वो भागेंगे। इमरान खान सर्वाइव जहाँ पे नहीं कर सकेगा, क्योंकि पीटीआई खुद टूट का शिकार है। और आप देख रहे हैं कि एक दो जो लोग हैं इनके साथ, जिनका कोई और रास्ता नहीं, उसके अलावा इनको डिफेंड करने कोई सीरियस बंदा इनको डिफेंड करने आ रहा है, नहीं आ रहा है। दो चार जो इसके हवाले लेकिन ठीक है, आप कह रहे हैं कि जो भी, लेकिन आपको नहीं लगता कि इस वक्त जो चैलेंजेस आपकी गवर्नमेंट को दरपेश हैं, जो मखलूत गवर्नमेंट को, महंगाई, और आप कह रहे हैं कि सारा करता धरता इमरान खान साहब का है, लेकिन कहने वाले चंद साहब कहते हैं कि इमरान खान की डूबती कश्ती को आप लोगों ने सहारा दिया है, उनको सियासी शहीद बनाया है, बल्कि जिन बहरानों की जिम्मेदारी, जिस पर तनकीद इमरान खान पर होती थी, वो अब आपके खाते में आएगी। अभी आप अर्ली इलेक्शन भी अगर पीपल्स पार्टी नहीं चाहती तो फिर तो सारे के सारे जो उनके बहरान है वो आपके खाते में आएंगे। सियासी शहीद आपने उनको बना दिए है, क्योंकि वो कहेंगे कि हमें आपने मुद्दत पूरी नहीं करने दी, 3.5 साल में हम क्या कर लेते, अगर मुद्दत पूरी होती तो फिर जो हमने वादे किए थे, जो मैनिफेस्टो दिया था, ये अब वो नैरेटिव लेकर जा रहे हैं पब्लिक में। देखिए, इमरान खान को सियासी शहीद नहीं कहा जा सकता, उसने कोई पॉलिटिकल अच्छा काम किया हो तो सियासी शहीद कहे। वो इमरान खान को एक नाकाम नालायक हुक्मरान का दर्जा मिला है कि वो उनको गवर्नमेंट मिली, वो गवर्नमेंट नहीं चला सका, अपने इत्तेहादियों को अपने साथ नहीं रख सका, वो अपनी पार्टी के लोगों को अपने साथ नहीं। सर ये साजिश तो होती आई है ना पिछले कई अरसों में, आपको याद हो गया आपकी लीडर बीबी शहीद के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद आई थी। इस पार्टी को गवर्नमेंट में होते हुए अपने लोगों ने ही निकाल बाहर किया हो, अपने ही लोगों ने गवर्नमेंट के खिलाफ बगावत की हो। ये तो इमरान खान को क्रेडिट सर, ये नालायक था कि अपने लोगों को भी संभाल नहीं सका। ये तो तारीख है ना सर, ये देखे ना बलोचिस्तान में किस तरह से हुकूमत चेंज हुई थी, अक्सरियत में होते हुए अकलियत में जरदारी साहब के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने वहां पर बड़ा एक रोल प्ले किया। तो ये तो पाकिस्तान की पूरी एक तारीख है। आपको याद होगा सेनेट इलेक्शन से एक दिन पहले ही यूसुफ रजा गिलानी साहब के बेटे की कुछ वीडियोज मंजर आम पर आई थी, जिसमें खुल्ला खरीदो फरोख्त हो रही थी, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही थी। तो ये कुछ नया तो नहीं है ना चंद साहब पाकिस्तानी सियासत में, ये तो बरसों से होता है। बीबी शहीद के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद आई थी, उस वक्त क्या हुआ था, फिर ये छंगा मंगा की सियासत, और फिर ये तो पूरी एक तारीख है पाकिस्तान की। ये कुछ नया तो नहीं है ना जो इमरान खान साहब के साथ हुआ। और कोई भी आप देखें पाकिस्तान की तारीख में कोई भी किसी, सुन ले सर, मुंतखब वजीर आजम की मुद्दत पूरी करने नहीं देते ना। जो लोग कॉन्फिडेंस मूव हुई थी, हाँ, उसमें वाज़ा फर्क है। उसमें ये वीडियोस बनाना सबसे बड़ा कामयाबी है, वीडियोस बनाने की इमरान खान की सबसे बड़ी कामयाबी इनकी है। झूठ इतनी उसके बोल देते हैं कि सच लगने लगता है। ये इमरान खान अभी क्यों नहीं बात करता है कि मैंने मौशत को ऐसे ठीक किया, अभी क्यों नहीं बात करता है कि मैंने फला सड़क बनाई, अभी क्यों नहीं बात करता है कि मैंने ये अस्पताल बनाए, ये यूनिवर्सिटियां बनाई, जिस नैरेटिव पे वो आए। वो कह रहे हैं सबसे बड़ा नैरेटिव बैरूनी साजिश का है, मरासले का है, और वो कह रहे हैं कि कौमी सलामती कमेटी ने इसको इंडोर्स किया है। और फिर शहबाज शरीफ साहब का तो बयान आपने सुना ही होगा ना, वो कह रहे हैं कि खत था, सुन ले सर, उन्होंने कहा खत था, साजिश थी, लेकिन मुदाखलत नहीं थी। पहले तो वो कहते थे खत ही नहीं है, ये उन्होंने खुद गढ़ा है फॉरेन ऑफिस में बैठकर। अब उन्होंने माना है कि अमेरिकी साजिश नहीं थी, खत था और उसमें धमकी भी थी, और तहरीक अदम एतमाद का भी उसमें तस्करा था। इस बात का है अपनी नाअहली पे रोए, अपने उसको जादू टोने वाले जो सितारों को दिखा रहे थे उस पे रोए। उसने कोई काम किया होता वो जाए क्रिकेट खेले, क्रिकेट दरख्वास्त दें कि भाई मुझे क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन करो, मैं क्रिकेट बहुत अच्छी कर रहा हूँ, हुक्मरानी में नहीं कर सका, उसको मानना चाहिए। ठीक है, सही। तो ये मुल्क की तबाही अपोजिशन बर्दाश्त नहीं कर रही थी, मुल्क के तबाही के उसमें, वरना 1 साल पहले हम नहीं करते थे। अगर ये 1 साल रहता तो 4 साल में जो तबाही किया उससे ज्यादा ये श्रीलंका वाले हालात पैदा कर देता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ज्ञानचंद साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, हमारा आज के प्रोग्राम फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।